नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इस बीमारी से मास्क से ही अपने आप को बचा सकते हैं। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से अपील की है कि आप अपनी सभाओं में, रैलियों में ये मास्क जरूर पहनें और ना सिर्फ आप पहने बल्कि लोगों से भी मास्क पहनने की अपील जरूर करें। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां दिलशाद गार्डन में एमटीएनएल के दफ्तर के पास एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। यह आग दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल इलाके के दामोदर पार्क में लगी है। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री में यह आग लगी है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और दमकल कर्मियों को भेजा गया है आग पर काबू पाने के लिए। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर यह आग लगी है और एक गोदाम इस बिल्डिंग में था। कुल मिलाकर के 4 मंजिल की यह बिल्डिंग है। दमकल के मुताबिक अभी किसी के भी फंसे होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी है। लोगों को इस पूरे इलाके से दूर कर दिया गया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्या ताजा हालात यहां बने हुए हैं? देखिए, अभी तक जो है आग पर कंट्रोल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार जो दमकल की टीमें हैं वो काम कर रही है प्रशांत। क्योंकि सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास ये आग लगने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस और जो दमकल विभाग है उसकी गाड़ियों को वहां पर भेजा गया था। शुरुआती दौर में क्योंकि आग कम थी, लेकिन अब जिस तरह से आग भड़क चुकी है उसके बाद दमकल की 15 गाड़ियों को यहाँ पर मौके पर भेजा गया है। संकरी गलियां हैं, इंडस्ट्रियल इलाका है दामोदर पार्क के पास, और ये बताया जा रहा है कि दमकल के मुताबिक अभी तक किसी के आग में फंसे होने की सूचना नहीं है, लेकिन तब तक ये प्रयास ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आग लगी है हो सकता है धुएं की चपेट में कोई आए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दमकल लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊपर तक पहुंचना मुश्किल है। एक फैक्ट्री है और टेप फैक्ट्री ये बताई जा रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे उन सभी को वहां से हटाया गया है। आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनको खाली कराया गया है, क्योंकि विजुअलाइज अगर देखें तो धुआं काफी ज्यादा भरा हुआ है, अंदर आग जो है भभकी हुई है और उस तक पहुंचना दमकल विभाग के लिए एक चुनौती होगा। इसलिए चारों तरफ से फैक्ट्री का जो इलाका है उससे चारों तरफ से इस आग को कंट्रोल में लेने की कोशिश दमकल विभाग के द्वारा की जा रही है। जी, तो लगातार कवायद जारी है इस आग पर काबू पाने की। और अब खबर पूरे देश में कोहराम मचाने वाले कोरोना से जुड़ी। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। दादर सब्जी मंडी का हाल हर रोज की तरह है। पूरे महाराष्ट्र में सेक्शन 144 लागू किया गया है, मगर इन लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी। उन्होंने एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। वैक्सीनेशन के लिए पीएम मोदी खुद सुबह सुबह एम्स पहुंचे और कोवैक्सीन की दूसरी डोज उन्होंने ली है। पीएम मोदी ने इससे पहले 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने पीएम को वैक्सीन लगाई है। इस दौरान पुदुचेरी की नर्स निवेदा भी वहां मौजूद थी। पिछली बार निवेदा ने ही पीएम को वैक्सीन लगाई थी। वैक्सीन लेने के बाद पीएम ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह ही एम्स पहुंचे थे, लेकिन आज 8 अप्रैल को उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है। लेकिन 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन का पहला डोज लिया था और आज जब दूसरा डोज उन्होंने लिया है तो इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके भी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, मैंने एम्स में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। कोरोना को हराने के कुछ तरीकों में वैक्सीन भी एक कारगर तरीका है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं तो जल्द ही वैक्सीन लगवाएं। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं
और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री आज शाम 6:30 बजे एक बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते केस पर मंथन होगा। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। कई और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री की बेहद अहम बैठक होने वाली है। लगातार कोरोना के मामले कई राज्यों में बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए, कहां लॉकडाउन लगाना मुनासिब होगा, और सबसे अहम बात यह कि वैक्सीनेशन को लेकर के भी बातचीत इस बेहद अहम बैठक में हो सकती है। और देश भर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह बेहद अहम बैठक, और देश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद है, पारस दामा मुंबई में दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं। इसके अलावा पवन पटेल जबलपुर से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और ममता लांजेवार रायपुर से जुड़ रही हैं। सबसे अहम बात यह कि आज दिल्ली में सबकी निगाहें होगी कि प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, क्या कोई नया फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है? प्रियंका, क्या इस बैठक से उम्मीद की जा रही है और वजह क्या, जहां आप मौजूद हैं किस तरह से अवेयर लोग नजर भी आ रहे हों? साथ बताती रहती हूं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 1,26,000 कोरोना के नए मरीज पिछले 24 घंटे में 1.25 लाख से पार जा चुका है यह आंकड़ा। इससे पहले 1,15,000, उससे पहले 1,03,000 का यह आंकड़ा पिछले बार के कोरोना लहर के दौरान। लेकिन अब अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ये कोरोना लगातार फैलता चला जा रहा है। एक दिन के भीतर ही 685 लोगों ने कोरोना से लड़ते हुए जान भी गंवाई है। प्रियंका, अब जबकि देश का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है कोरोना के आंकड़ों ने, किस तरह की तैयारी इस वक्त दिल्ली में? मैं आपको सीधी तस्वीरें सदर बाजार की दिखा रही हूँ। दिल्ली में भी कल 5500 से ज्यादा मामले सामने आए, जो कि नवंबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा दिल्ली में। ये तस्वीरें देखिए, ये लोग आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर घूमने के लिए मार्केट पे आए हुए हैं। मास्क, भैया मास्क, अब ये कैमरा देखकर मास्क को ऊपर लगाएंगे। आप देखिए यहाँ ये रिक्शा चालक बैठे हुए हैं, मास्क इन्होंने लगाया हुआ है, पर ये देखिए किस तरीके से थोड़ी के भी नीचे लगाया हुआ है। क्या फायदा है ऐसे मास्क का? भैया मास्क क्यों नहीं लगाया ढंग से? ये अभी ढंग से लग गया है। तो मास्क जिनके पास है उन्हें उसको ऊपर करने का उनके पास समय नहीं है। इधर तस्वीरों में देखिए, ये देखिए आप इन जनाब को। भैया मास्क कैसे लगा रखा है ये? और भीड़ का आलम ये सदर बाजार, ये अभी जब मार्केट खुली नहीं हुई है, मैं आपको तब की तस्वीरें दिखा रही हूँ। दोनों तरफ की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर जब कैमरा आ जाता है, जब मीडिया आ जाती है, तो मार्केट एसोसिएशन के लोग भी लोगों को मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है लोग दोबारा अपनी पुरानी हरकतों पर आ जाते हैं। और ये असर है कि 5500 से ज्यादा मामले सामने आए। कहाँ चल रहे हो बिना मास्क के? सॉरी देखिए, तो मास्क है ही नहीं। एक छोटे बच्चे को ले जाकर, खुद इनकी उम्र 18 से ऊपर होगी नहीं, लेकिन बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। मैं जहां आपको कैमरा घुमाऊंगी, देखिए एक और शख्स आए हैं, अब ये कैमरे को देखकर मास्क ऊपर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली के सभी बाजारों की आम है। एक और शख्स को देखिए कैसे गाने सुनते हुए आ रहे हैं, पर मास्क इनके पास नहीं है। मास्क है भैया? मास्क गाड़ी धो के आ रहे थे, टूट गया, वो नाले पे गिर गया। गाड़ी साफ करने वाले ना, तो साफ कर रहा था, तो कीचड़ में। आप पूरे दिन बिना मास्क के रहेंगे? नहीं, अभी वहाँ कमरे में जाके दूसरा खरीद के लगाऊंगा। चलिए, तो ये आपको दिखाया हमने लोगों की बातें, लोगों के बहाने। लेकिन प्रियंका, जो सबसे खास बात है, बड़ी अजीबो गरीब दलीलें दी जाती है लोगों की ओर से मास्क ना लगाने की, जबकि उनकी ही जिंदगी को सबसे बड़ा खतरा है, उनके अपनों की जिंदगी को खतरा है, पूरे समाज को इससे खतरा है। ये बात हर किसी को समझना भी होगा, क्योंकि अब कोरोना वायरस ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र ने ट्वीट किया है और पीआईबी के जरिए एक चिट्ठी जारी करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर झूठ बोल रही है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र ने महाराष्ट्र में जो वैक्सीन भेजी है उनमें से सारी वैक्सीन जरूरतमंदों को नहीं लगाई गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सिर्फ 86% हेल्थ वर्कर्स को ही पहली डोज दी है, जबकि सिर्फ 41% हेल्थ वर्कर्स को ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज मिल पाई है। अब तक सिर्फ 71 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है महाराष्ट्र में। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर गलत बयान देने का भी आरोप लगाया है। अपील की है कि वो कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके आरोप लगाए हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन बर्बाद कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है, महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहां तथ्य दिए गए हैं। राज्य को अब तक भेजी गई कुल कोरोना वैक्सीन की संख्या 1,06,19,190 है। खपत 90,53,523 है, जिनमें 6% बर्बाद हो गई। 5 लाख से ज्यादा यानी पाइपलाइन में वैक्सीन 7,43,280। महाराष्ट्र सरकार पर यह आरोप। तो उधर देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया और ट्वीट करते हुए लिखा है, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने सच्चाई सामने रख दी है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार के बारे में झूठ फैला रहे हैं और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए वो बेताब हैं। राजनीति करना आसान है, लेकिन सुशासन में सुधार ही असल परीक्षा है। अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां देश के आधे से ज्यादा कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं इन नए आंकड़ों में भी। पारस दामा हमारे सहयोगी मुंबई में एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं। पारस, अब वैक्सीनेशन को लेकर आरोप लगाया गया केंद्र सरकार पर कि सफिशिएंट वैक्सीनेशन सप्लाई नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से बीजेपी के नेता भी अब लगातार हमलावर हैं। क्या ताजा स्थिति है? क्या कोरोना वहां बढ़ रहा है जो आप वजह देख पा रहे हैं दादर इलाके में मौजूद रहकर? जी प्रशांत, जो स्थिति है अभी मुंबई में वो बहुत ही नाजुक है, जहां पे प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा जो है केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं लोगों के कानों में अभी भी जू नहीं रेंग रही। जब सुबह हम पूरा नज़ारा दिखाते हैं बांद्रा दादर के सब्जी मार्केट का, उस समय यही नज़र आता है। पूरी लोगों की भीड़ नज़र आती है इस इलाके में और लोग जो हैं बेफिक्र होकर यहाँ पे मास्क ना लगाते हैं, ना ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति मुंबई में बनी हुई है वो बड़ी ही नाजुक है। और साथ साथ जो है कल सरकार द्वारा ये भी कहा गया कि अब मुंबई में जो है वैक्सीन की डोज भी नहीं है ज़्यादा। तो इस तरीके की स्थिति में लोग जो हैं अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वैक्सीनेशन के डोज भी कम हो रहे हैं, कम है, साथ ही साथ जो कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है उसमें चीज़ों को कैसे संभाला जाए। सरकार पहले भी ये कह चुकी है कि लोगों को अपनी सुरक्षा जो है वो खुद भी करनी होगी, मास्क लगाना होगा, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। मगर यहाँ दादर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। सुबह यहाँ लगातार लापरवाही भी एक बड़ी वजह है पारस कि ये कोरोना के मामले महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है तो नए नए बयानात भी सामने आ रहे हैं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की मांग की। उन्होंने कहा है कि केंद्र 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध करवाए। I would want to ask every one of you what was wrong in the letter I had written, asking that a country which has the youngest population in the world, which has the youngest working population in the world, should be safeguarded from the second wave, and we should ensure that the vaccine is available to them. उत्तर प्रदेश में कोरोना केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसे देखते हुए लखनऊ में आज नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, यानी कि फल, सब्जी, दूध, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। वहीं बस और ट्रेन से आने जाने वाले लोगों की भी टिकट देखकर उन्हें आने जाने दिया जाएगा। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाके में लखनऊ में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, सिर्फ शहरी इलाके में लखनऊ में यह कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू लखनऊ नगर निगम में लागू होगा, जो कि 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के रहेगा। वहीं वाराणसी और कानपुर में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।
रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अस्पताल को छोड़कर सभी संस्थान भी बंद रखने का फैसला किया गया है। गंगा आरती में भी आम लोगों को शामिल होने पर रोक लगा दी गई है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो वहीं प्रयागराज में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। प्रयागराज में रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन कई और राज्य हैं जहां तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश भी उन्हीं में से एक है और इसीलिए मध्य प्रदेश में सभी शहरी इलाकों में आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त की ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में हर रविवार को लॉकडाउन होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकारी दफ्तर अगले 3 महीने तक सोमवार से शुक्रवार तक ही 5 दिन खुले रहेंगे। छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है कोरोना के मामलों को देखते हुए। जबकि मध्य प्रदेश के शाजापुर में अगले 2 दिन के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जबलपुर उन्हीं में से एक है। पवन पटेल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्या वजह मानी जा रही है जबलपुर आसपास के इलाकों में मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने की, और उपाय क्या ढूंढा गया है? जी बिल्कुल, जबलपुर में भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और कल की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 298 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिनमें से 186 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया अस्पताल में जो इलाज करा रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो हर दिन अब जो बीते 4 दिनों की बात करें तो 200 के ऊपर मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन एहतियात बरत रहा है। अस्थायी जेल बनाई गई है। ये एक अनोखा नया नवाचार कह सकते हैं इसको कि जबलपुर में जो लोग बिना मास्क लगाए बेवजह घूमते हुए पाए जाते हैं उन्हें अस्थायी जेल बनाई गई है। वहां 6 घंटे की सजा सुनाई जाती है, उन पर जुर्माना लगाया जाता है और उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वो बिना मास्क के अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे और सावधानी रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करेंगे। तो ये एक नवाचार जबलपुर में किया गया है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। हालांकि पहले बीते साल में जो स्थिति थी वैसी जबलपुर में नहीं है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जागरूकता भी बढ़ी है। और पवन, ये बात अब लोगों को भी समझनी होगी कि लोगों की लापरवाही एक बड़ी वजह है कि कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे शहर हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये दूसरी लहर है कोरोना की। कई राज्यों में बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े। छत्तीसगढ़ भी उन्हीं राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के नए मामले तेजी से आगे आते जा रहे हैं। और इसी के चलते छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हालांकि ये लॉकडाउन सिर्फ रायपुर में ही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर कलेक्टर एस भारती दसन ने भी बताया है कि कोरोना के हालात को देखते हुए रायपुर को 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और इस दौरान जिले के सभी सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। रायपुर जिले में भी जो लॉकडाउन के लिए उन्होंने तारीख तय कर दिया है और उसमें कड़ाई तो की जाएगी। हमारे विभाग, गृह विभाग भी जैसे पिछले बार भूमिका अदा किया था लोगों को आग्रह करके, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रबंध हो सके। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। रायपुर शहर ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या वजह सरकार को महसूस हुई जो इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज बढ़ते चले गए और उसके लिए आगे और क्या हिदायत?
देखिए, जो एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि बीच में जिस तरीके से कमी आई उसके बाद लोग लापरवाह हो गए और लापरवाही में उन्होंने इतनी सारी गलतियां की। कई तरह के सामाजिक आयोजन किए गए, इसके साथ ही पॉलिटिकल आयोजन भी किए गए और भीड़ बड़ी संख्या में बढ़ी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिया था, मास्क का उपयोग करना छोड़ दिया था, सैनिटाइजर रखना छोड़ दिया था। दुकानों में आप देखते हैं वहां पर भी किसी तरह की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था कहीं भी, और यही वजह है कि एकदम से जो है वो पेशेंट बढ़े। दूसरी बात यह है कि ये जो नया वायरस आया है, जो नया वेरिएंट है, वो खासतौर पे अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट बताते हैं कि ये जो वायरस है वो पहले वायरस की अपेक्षा 70% ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है और इतने माइल्ड सिम्टम के साथ आता है कि आपको पता नहीं चल पाता कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और जब तक आप समझ पाते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और ममता, हम कोशिश करेंगे कि जो रायपुर के लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या वो खुद महसूस करते हैं कि उनकी अपनी लापरवाही भी एक बड़ी वजह है इस कोरोना वायरस को बढ़ाने में। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में, क्योंकि देश भर में कोरोना के जितने नए मामले सामने आते हैं आधे से ज्यादा तो महाराष्ट्र में होते हैं और इसलिए महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू नजर आने लगा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,907 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में इसी कोरोना की वजह से 322 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अगर अकेले मुंबई शहर की बात करें तो यहां 24 घंटे में कोरोना के 10,428 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे के भीतर ही मुंबई शहर में 23 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इस बीच कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का काम अब और तेज भी कर दिया गया है। लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां दिक्कत बढ़ती चली जा रही है और आज एक बेहद अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो तमाम मुख्यमंत्रियों से जुड़ेंगे। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, आज एक बेहद अहम बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ, क्या उम्मीद की जा रही है इस बैठक से? क्या इसमें कोई फैसले हो सकते हैं और जनता कितनी तैयार है इस तरह के कड़े फैसलों के लिए भी? जी बिल्कुल, मैं दिल्ली के नज़रिए से अगर बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि वो लॉकडाउन लगाने के मूड में फिलहाल नहीं है, लेकिन लगातार वो इस बारे में डिमांड कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन की एज है उससे जो बैरियर है उसको हटाया जाए और 18 साल से ऊपर तमाम लोगों को वैक्सीन के ऑप्शंस दिए जाए। पर ये सदर बाजार की मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ जहाँ पर लोगों की तैयारी की बात आप कर रहे हैं। ये देखिए, एक शख्स सामने आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क है गले में लेकिन उसको गले से नीचे रखा हुआ है, मुंह पर पहनने की जहमत नहीं उठा रहे। तो लोगों की तैयारियां तो इसी तरीके से बाजारों में ही नजर आ जा रही कि कितने ये हैं। जब इनसे पूछो कि लॉकडाउन चाहिए तो इनके जवाब होते नहीं। अभी ये यहाँ पर एक शख्स दिख रहे हैं, इनसे पूछती हूँ। चाचा ये बताइए, लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए। क्यों? तो पब्लिक जाएगा, क्या खाएंगे कमाएंगे की याद चीज है। और फिर ये कोरोना का क्या होगा? तो कोरोना अपनी जगह पे होगा, सही रहेगा। सही रहेगा। तो आप मास्क कब पहनेंगे? मास्क तो लगा रखा हुआ है। मास्क तो हमको देख कर लगाया ना आपने भी, तो ये ही बात करें। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो फिर कैसे कोरोना के मामले ठीक होंगे? कोरोना तो अफवाह है। तो आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे? तो यहाँ पर देखिए, लॉकडाउन किसी को नहीं चाहिए, लेकिन एक मास्क जिसको पहनने में 30 सेकंड का समय भी नहीं लगता है वो भी पहने हुए लोग नजर नहीं आ रहे। और ये वो लोग हैं जो बाजारों में काम करते हैं। लॉकडाउन होगा तो सबसे ज्यादा फर्क इन लोगों को पड़ेगा। ये बात खुद इन लोगों को समझने की भी जरूरत है जो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिक्कत देखी जा रही है। महाराष्ट्र में क्योंकि कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है और इसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू से लेकर के पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है ताकि लोग घरों में रहें, कोरोना की चपेट में आने से बच सकें। लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर तो ऐसे लगता है कि देश में कहीं कोरोना है ही नहीं और इन लोगों को कोरोना का डर भी नहीं है। बाजार में भीड़ बेवजह से और पैर पसारती चली जा रही है और यहां ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है और ना ही किसी तरह का कोई डर इन लोगों के बीच दिखाई दे रहा है। लगातार दूसरे दिन मुंबई में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं लोग जो हैं अभी भी बेफिक्री की सारी हदें पार कर रहे हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी का हाल हर रोज की तरह है। पूरे महाराष्ट्र में सेक्शन 144 लागू किया गया है मगर इन लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। सेक्शन 144 में 5 लोगों से अधिक लोगों का एक जगह पे जमा होना जो है वो मना होता है, मगर यहाँ देखिए लोग बेफिक्र
रहो कि सुबह सुबह मार्केट आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं ना मास्क पहने हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। ये हर रोज की कहानी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों लोग अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है वो उनको और उनके परिवारजनों को जो है वो हानि पहुंचा सकता है बहुत तरीके से। वहीं पूरे मार्केट में सिर्फ आपको लोग ही लोग दिखेंगे जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। साथ ही साथ लोग जो हैं मास्क पहनना भी नहीं समझ रहे हैं। उस बीच कुछ लोग जो हैं यहाँ कोशिश जरूर करते हैं कि चीज़ों पे ध्यान रखा जाए, मगर जो लोग हैं वो बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वहीं मुंबई के लोगों के लिए एक और मुश्किल जो है वो सामने आ रही है। कल मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने ये कहा है कि जो वैक्सीन के डोज हैं वो मुंबई में खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि अगर कोरोना के केसेस इतने तेजी से बढ़ते रहे और वैक्सीन जो है वो कम होती रही तो किस तरीके से जो है लोगों को कोरोना से बचाया जाएगा। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। और बड़ी लापरवाही देखी जा रही है दादर सब्जी मंडी में। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई की भायखला सब्जी मंडी की। बड़ी तादाद में लोग हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पालन करना बहुत जरूरी है, उससे बेपरवाह नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी लगातार कोरोना का यह खतरा अब बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग ना तो मास्क लगाने को तैयार हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि दादर सब्जी मंडी में बीएमसी एक्शन में आई दिखाई दे रही है। जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया पर यह खबर दिखाई गई, बीएमसी का दस्ता भी वहां पहुंचा और एक्शन में आया। जो लोग सब्जी मंडी में कोरोना नियम का पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ बीएमसी ने कार्रवाई शुरू कर दी। तो कोरोना नियम तोड़ने वालों को बीएमसी के लोगों ने हटाना शुरू किया और इस दौरान तो कुछ लोग बीएमसी के लोगों से ही भिड़ते नजर आए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईआईटी रुड़की में 6 और छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। संख्या बढ़कर के अब 60 तक पहुंच गई है। इस बार आईआईटी के एक हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। आईआईटी परिसर में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने से अब कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी छात्रों को सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइंस के पालन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ बाहर से आने वाले छात्रों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। कोरोना केस बढ़ने के बाद आईआईटी रुड़की के 5 हॉस्टल भी पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। वहीं एक बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल के चुनावी समर से जुड़ी हुई। बंगाल में चौथे चरण की 44 सीटों के लिए आज प्रचार थम जाने वाला है, लेकिन एक शोर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और वो है हिंसा का शोर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने इस मामले में 24 घंटे में प्रशासन से रिपोर्ट भी तलब की है। दिलीप घोष पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है। दिलीप घोष ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। उन्होंने बताया कि जब वो कूच बिहार के शीतलकुची में रैली कर रहे थे, तभी ममता बनर्जी की रैली की गाड़ियां आई और लौट रहे थे वहां से लोग। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो डराने लगे। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का भी आरोप लगाया है। हालांकि टीएमसी आरोपों से इस वक्त इनकार कर रही है। चारों तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। 10-15 गाड़ी थी खुले मैदान में जहां सभा थी। सैकड़ों लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, बम से, लाठी से, ईंटा से मारने लगे। मेरी गाड़ी टूटी, मेरे को चोट लगा और कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लाठी डंडा से, ये जो लोहे का रड है इससे तोड़ा गया और पत्थर से मेरी ग्लास टूटी और मेरे को चोट लगा और लोग भागने लगे डर के मरे। इस परिस्थिति में पुलिस भी भाग गई। हम वहाँ से जब निकले, रास्ता में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ लगातार। लगभग गाड़ियों को तोड़ दिया गया और हम कैसे भी वहाँ से निकल कर यहाँ आए। ममता बनर्जी कई दिनों से जिस प्रकार से उत्तेजना निर्माण कर रही हैं, लोगों को उकसा रही है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उकसा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव कमीशन इस विषय पर पूरा ध्यान ना दे और सुरक्षा का प्रबंध पूरा ना करे तो चुनाव यहाँ फ्री फेयर होना मुश्किल है। दिलीप घोष पर हमला किया गया है, आरोप टीएमसी पर लगा। अमित पांडे हमारे सहयोगी हुगली में मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अगर टीएमसी इस बात से इनकार करती है कि उनके कार्यकर्ताओं ने हमला नहीं किया, 16 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, क्या पता चल पाया पूछताछ में?
देखिए, चुनाव आयोग के निर्देश पर ये पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। इस मामले में अभी 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर यही अभी तक प्राथमिक जानकारी जो सामने आई है कि उनका काफिला गुजर रहा था। इन लोगों ने एक समूह के साथ उनके रास्ते को रोकने की कोशिश की और उसके बाद उनके ऊपर हमला किया और पत्थर भी चलाए गए और इसके अलावा गाड़ी पर भी हमला किया गया। और अभी इन 16 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद की जा रही है कुछ और लोगों के इसमें नाम सामने आएंगे और स्थानीय प्रशासन, जिला पुलिस, सबको इसमें रिपोर्ट देनी है, शाम तक देनी है और ये बताना होगा कि इस राजनीतिक हिंसा की घटना के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है। लेकिन ये एक बेहद अहम मामला है जिस पर बीजेपी अब विरोध भी दर्ज कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल प्रभारी बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया है और ममता बनर्जी पर वार उन्होंने किया है। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा है, विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हताशा साफ नजर आ रही है। कूच बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर ममता समर्थकों ने हमला किया है, लेकिन इन अराजक तत्वों का अंत निकट है। 2 मई को जनता का फैसला सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी पर कड़ा पलटवार कैलाश विजयवर्गीय का। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये टीएमसी की हताशा है। ममता बनर्जी इस बारे में कोई सफाई दे पाती है? उनके पार्टी से आधिकारिक तौर पर कोई सफाई आ पाती है? देखिए, ममता बनर्जी के हमने टीएमसी के नेताओं से बात की, उनका यही कहना था अभी हमारे किसी भी कार्यकर्ता का इस पूरे प्रकरण में कोई भी हाथ सामने नहीं आया है और ये नकार रहे हैं अब इस पूरी बात को। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाएगी, इस पूरी घटना को। और जैसा कि कुछ महीनों पहले जेपी नड्डा के ऊपर हमले को लेकर हुआ था, बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया, तो हम इस प्रकरण की भी आज आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान देखेंगे और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इस घटना का जिक्र करते हुए हमें चुनाव प्रचार के दौरान देखेंगे। ये सबसे अहम बात भी है कि आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार जारी है और इस बीच पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। आज प्रचार का आखिरी दिन है चौथे चरण के लिए और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। जेपी नड्डा आज दोपहर को अलीपुरद्वार में 2 रोड शो करेंगे और इसके बाद मेखलीगंज में भी नड्डा रोड शो करने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं बंगाल में और दूसरे प्रदेशों के तहत। लेकिन अब चौथे चरण के लिए धुआंधार प्रचार योगी आदित्यनाथ का आज हुगली में, हावड़ा में वो रैली करेंगे। योगी हुगली में 2 और हावड़ा में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आखिर योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर बीजेपी इतनी उत्साहित क्यों है, भले ही वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ का हमेशा ही बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में अहम रोल रहा है, चाहे वो इससे पहले बिहार का विधानसभा चुनाव हो, हैदराबाद में चुनाव प्रचार है, यहाँ तक कि केरल भी गए हैं, अब पश्चिम बंगाल जिसको कि बीजेपी बहुत ज़्यादा अहम मानती है। कई दौरे, कई कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर लग चुके हैं। तो पार्टी को ये उम्मीद है कि जो पार्टी का एजेंडा है, पार्टी की जो विचारधारा है और जो मैनिफेस्टो की बातें हैं वो जनता तक जरूर पहुँचाएगी। किन इलाकों में योगी दौरा कर रहे हैं? हुगली, हावड़ा, यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे लोग बिहार और यूपी से ताल्लुक रखते हैं और अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ देखी गई है। तो जब इनका कार्यक्रम होता है, यही उम्मीद बीजेपी कर रही है कि योगी के कार्यक्रम से तो इन तमाम समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश, बिहार की भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, वहां खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की रैली और चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर। आज शाम चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार